दिल्ली की कहानी एक बार फिर से बदल गई है। आंधी तूफान की तरह दिल्ली में आई आम आदमी पार्टी आज आंधी तूफान की तरह उड़ गई। प्रचंड भगवा लहर में आपके दिग्गज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी बच नहीं पाए। दोनों ही हार गए। बस आतिशी ने किसी तरह से लाज बचाई। बीजेपी इसे मोदी की लीडरशिप और सुशासन की जीत बता रही है और आम आदमी पार्टी को उसके कर्मों की सजा मिलने की बात कह रही है। इस चुनावी महाभारत में एक बार फिर सबसे बड़ी लूजर पार्टी बनी है कांग्रेस। वो फिर से खाली हाथ रह गई और उसका खाता भी नहीं खुल पाया। अब बदली सियासी तस्वीर क्या दिल्ली की तकदीर भी बदल देगी? दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, क्या वो सब सपने सच कर पाएगी जो जनता चाहती है? मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या कुछ और मास्टर स्ट्रोक्स अभी और आएंगे? इन्हीं पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। हमारे साथ है बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता साधना भारती, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ देर में जुड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह और सी वोटर्स के विजिटिंग फेलो डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में और आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले शाजिया आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से पूरा चुनाव प्रचार हुआ, तो आपको क्या लगता है इसमें आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के लगे हुए आरोप वो आपको जीतने में कामयाब बनाई या फिर आपकी अपनी रणनीति यहां पे आपकी गारंटी ज्यादा काम आई? शाजिया। देखिए, दोनों चीजें मैं सबसे पहले कहूंगी और आपको मैं बता दूं कि मेरे जैसे लोगों के लिए जो दिलो जान से जुड़े हुए थे और एक ऐसा वक्त था कि हम लोग सब छोड़ छाड़ कर अपने करियर्स को और अपने जो भी हमारी जॉब्स थे और उन सबको छोड़ छाड़ कर हम लोग आए थे एक उम्मीद के साथ, एक खुमार था आदर्शवाद का, और वो था अन्ना हजारे आंदोलन। लेकिन जिस तरह से इस इंसान ने बाकायदा सफेद के पीठ में छुरा भूका, चाहे वो अन्ना हजारे जी हों जिन्होंने अपनी बात आज रखी, सुनकर जिसे थोड़ा अफसोस भी होता है हम लोगों को, और उनकी ऐसी बातें हैं और उनको देखकर रुआसे हो जाते हैं कई लोग कि वो किस तरह का वक्त था और क्या इनकलाबी उसकी फिजा थी और क्या से क्या हो गया ये शख्स। और तो मुझे लगता है खुद अपनी छवि जो क्या होती थी कि ये इंसान जो है अन्ना हजारे आंदोलन से निकली हुई ये पार्टी क्या कुछ करेगी और कैसे भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी। उसका खात्मा तो आप छोड़िए, इन्होंने इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार किया एक एक चीज में और हर एक जगह कि लोग परेशान हो गए। कोविड के दौरान जो सबसे बड़ी आपदा थी, तो ये पार्टी खुद आपदा बन गई और उसने लिकर पॉलिसी को बदला। सोचिए, पैसा कमा भी रहे हो तो कहां से कमा रहे हो, कैसे अन्ना के भक्त रहे होगे तुम कि तुम्हें शराब पॉलिसी के जरिए ये करना था। तो आप देखिए एक एक करके इन्होंने जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया, भ्रमित किया, फरेब इनका सबके सामने जाहिर है। क्या क्या बातें बोली कि जेनोसाइड कर रहे हैं, नरसंहार तक के इन्होंने इल्जाम लगाए। ये कहा कि उनको असैसिनेट करने की कोशिश है। मतलब केजरीवाल ने हद पार कर दी। और ना सिर्फ ये, आप उसके साथ साथ अभी देखिए, एक तो उनकी छवि क्या कहते थे और क्या हो गए। दूसरा आप देखिए दिल्ली को, आप दिल्ली की सड़कों पे निकलिए, बदबू आती है, दुर्गंध है हर जगह, कूड़े का अंबार, गंदा जहरीला पानी, यमुना की सफाई में आप देख रहे हैं जहरीले झाग, और उस पर चोरी और सीनाजोरी, और उस पर कहा जा रहा है कि भाई उसमें जहर डाला गया है। और जब प्रूव होता है कि कोई जहर नहीं है बल्कि बहुत कम है वहां पे जो अमोनिया एमजी के हिसाब से एमजी पर लीटर के हिसाब से, तो कहते हैं हाँ वो तो अपने आप ठीक हो गया, हमारी वजह से हुआ। तो उस इंसान ने इतना छल किया है, इतना दिखावा किया है। यही विश्लेषकों की राय भी है शाजिया। कई लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें हार के पीछे खुद भी वो काफी बड़े तौर पे जिम्मेदार हैं। अभिषेक गुप्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुका है। अभिषेक, आपको क्या लगता है ये आप लोगों का जो भ्रष्टाचार विरोधी जो मुहिम थी, जो सादगी वाली छवि थी, वो दोनों छवि पिछले 5 साल में काफ़ी ज़्यादा धूमिल हुई और चुनाव आते आते उन दोनों छवि को धूमिल करने की जो कोशिशें थी विपक्षी पार्टियों की, वो कामयाब हुई और फाइनली आप लोग हार गए, क्योंकि शीश महल जैसे मुद्दा, मैली यमुना जैसे मुद्दा वो आपको ले डूबी।
देखिए, मेरे को लगता है कि दिल्ली का जनता का जो भी मत है वो हमारे सर माथे पर है। यही दिल्ली की जनता थी जिन्होंने 2015 और 20 में आम आदमी पार्टी को बड़ा बहुमत दिया था। मेरे को लगता है कि अब 2025 में जब लोगों ने हमको विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है तो हम एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का अपनी भूमिका निभाएंगे। रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे हर चुनाव में होते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ विपक्ष में काम करते हैं। तो अभी तो विश्लेषण शुरू, हम बैठेंगे, बात करेंगे कि क्या क्या इस चुनावों में हमारी तरफ से कमी रही, कहाँ हम पिछड़ गए। हम कल तक भी होपफुल थे, आज सुबह तक भी होपफुल थे कि जो हमारी हमने दिल्ली में 10 साल में काम किया है, हमें उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक बारी फिर सरकार बनाएगी। लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कमी रह गई। हम अपने कामों को और जो हमारी नीतियां को जिस तरीके से हम पहुंचाना चाहते थे उस तरीके से पहुंचा नहीं पाए। और जो विपक्ष ने एक तरीके का षड्यंत्र रचा, जिसकी बात आप कर रहे हैं, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने में हमारी तरफ से कमी रह गई। बाकी नहीं कहा जाए, वो चुनावी रणनीति होती है, हर पार्टी अपनी रणनीति अपनाती है, अपनी जीत के लिए, सामने वाले को हार के लिए। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य ये लगा कि जमीन इतनी ज्यादा खिसक चुकी थी, इस बात का एहसास आम आदमी पार्टी को कैसे नहीं हुआ? क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमीन से भी काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी तक पहुंचे थे, लेकिन इतनी ज्यादा जमीन खिसक जाएगी इसका अंदाजा नहीं था। स्वाति मालीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, ये शायद आपको सबसे पहले पता चल गया था। जी, मेरा ये मानना है कि अहंकार और घमंड किसी का भी ना बहुत दिन तक नहीं चलता। यहाँ तक ये हाल है कि रावण तक का घमंड चूर-चूर हो गया था, तो अरविंद केजरीवाल जी क्या चीज़ है? इतिहास गवाह है कि जब-जब किसी महिला के ऊपर वार करा गया है, तब-तब भगवान ने ऐसे लोगों को दंड दिया है। और आज मुझे ये लगता है कि दिल्ली की जनता ये सब देख रही थी, वो बहुत गुस्से में है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप पानी देख लीजिए, लोगों के घर में या तो पानी आ नहीं रहा है या काला, गंदा, बदबूदार, सड़ा हुआ पानी आ रहा है। नालियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं, कूड़े के ढेर पड़े हैं और अरविंद केजरीवाल जी अपने शीश महल में छुप के बैठे थे। तो अगर ऐसा होगा तो लोगों में गुस्सा आएगा और उस गुस्से का ही नतीजा ये है कि आज अरविंद केजरीवाल जी अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए। बिल्कुल, यहाँ पे स्वाति मैं एक सवाल और पूछूं, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा कि ये परिवर्तन आखिर हुआ कब? क्योंकि आमतौर पे अरविंद केजरीवाल आम लोगों के मसीहा माने जाते थे, ईमानदार छवि के माने जाते थे, आप काफी क्लोजली जुड़ी रही। ये परिवर्तन कब हुआ और जो इस नतीजे तक पहुंचा पाया? जी, मुझे लगता है कि धीरे-धीरे करके जैसे ही पैसा और पावर आया, तो काफ़ी चीज़ें बदलीं। लेकिन जब पंजाब की सरकार बनी, जब हम पंजाब में सरकार में आए, उसके बाद से तो अरविंद केजरीवाल जी का घमंड, उनकी अहंकार, उनका गुस्सा, उनकी बदतमीज़ी एक तरीके से मैं बोलना चाहूँगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब उनको इतना गुस्सा आता है कि जिस दिन अब उन्हें इस नतीजे के बाद स्वाति ये भी एक सवाल उठता है कि अब यहां से पंजाब सरकार की रूपरेखा क्या होगी, उस पर आगे चर्चा करूंगा शो में। साधना भारती हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता। साधना, ये दिल्ली विधानसभा चुनाव, मैं ये मान के चल रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए भले ही ना लड़ रही हो, लेकिन कम से कम ज्यादा से ज्यादा वोट शेयर ले पाए, इसमें अगर कामयाब होगी तो एक अच्छी शुरुआत कांग्रेस के लिए कही जाएगी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बधाए रखने के लिए। लेकिन उसमें भी कांग्रेस सफल नहीं हो पाई। आपको लगता है कि जिस तरीके से ठंडा रिस्पॉन्स टॉप लीडरशिप का था वो इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहले तो जिन्हें जनता ने मैंडेट दिया है, उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ और उम्मीद करते हैं कि जिन वादों के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, उन वादों को परिपूर्ण करने का वो काम करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे हम निराश ज़रूर हैं, जो कि आंकड़े और जो नतीजे हमारे सामने आए हैं, लेकिन चुनाव ज़रूर हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। बार-बार एक बात बीच में कही जा रही है लगातार, क्योंकि मैं सुबह से डिबेट्स में हूँ, लगातार चैनलों पर बैठे हैं, तो बार-बार कहा जा रहा है कि भई आम आदमी पार्टी जो सीटों पर हारी है उसमें कांग्रेस कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सबसे पहली बात तो एक कोई सामाजिक संगठन नहीं है, हम एक राजनीतिक संगठन है। हम बहुत पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी हैं। हमने दिल्ली में भी सरकारें चलाई हैं, केंद्र में भी सरकारें चलाई हैं, अन्य राज्यों में भी चलाई हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी और पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ेंगे। भई हम अपने तरीके से चुनाव लड़े, क्योंकि हमारा कोई गठबंधन चुनाव से पूर्व नहीं हुआ था। हरियाणा चुनाव में हमने ये ऑफर किया था आम आदमी पार्टी को कि आप 5 सीटें लीजिए और चुनाव साथ में लड़िए। 0.4% का अंतर था बीजेपी और कांग्रेस की हार जीत में। हमने नहीं कहा कि कोई बीजेपी
हमने नहीं कहा कि कोई बीजेपी की बी टीम बनकर सामने आया है। हमने किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। तो फिर अब ये बात क्यों निकल कर सामने आ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने दमखम से चुनाव लड़ा और इसमें किसी एक के ऊपर ना हार का ठीकरा हम फोड़ सकते हैं। सभी मिलकर जब चुनाव जीतते हैं तो कार्यकर्ता से लेकर सर्वोच्च नेता तक उसमें जीतने का जो है उसमें जश्न मनाते हैं और उस जश्न में शामिल होते हैं। उसकी जिम्मेदारी भी होते हैं, आधिकारिक तौर पर भी और हर तरीके से। हारते जब है तो भी कार्यकर्ता भी उतना ही काम करता है, एक बड़े नेता भी उसी स्तर पर काम करते हैं। तो हार का ठीकरा किसी एक पर तो बिल्कुल नहीं फोड़ा जाना चाहिए। हाँ, इसमें आत्म हार अवलोकन का की ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। साधना, मैं आपके पास और आगे आऊंगा। हमारे पास 2-3 मेहमान और जुड़े हुए, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं और सज्जन जी हैं। हर्षवर्धन, आपके पास आऊंगा। ये मोदी की गारंटी पे लोगों ने ज्यादा भरोसा किया, आम आदमी पार्टी की गारंटी पे लोगों ने उतना भरोसा नहीं किया, ये माना जाए? लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि इसको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ये पार्टी है क्या। न तो इसके पास कोई सामाजिक आधार, न इस पार्टी का कोई बड़ा नेता, न इस पार्टी में कोई खांटी पॉलिटिशियन थे। ये देश को एक उम्मीद थी कि रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, ईमानदार लोग हैं, किसी किसी प्रोफेशनल फील्ड में कुछ काम कर रहे थे, व्यवस्था से उब चुके लोगों का एक समूह हो गया और लगा कि हाँ भाई सचमुच बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ। लेकिन जरा आप सोचिए, जो पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल पर आई हो, उसके शिक्षा मंत्री जो शराब मंत्री भी थे, उनको अपनी सीट छोड़कर भागनी पड़ी। पटपड़गंज भी गई, जंगपुरा भी गई। शिक्षा मॉडल फर्जी निकला। सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मॉडल बता रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक हार गए, स्वास्थ्य मॉडल फर्जी निकला। सौरभ भारद्वाज जो गत्ते वाला ईवीएम मॉडल लेकर गए थे विधानसभा में, बता रहे थे कि देखो ऐसे बटन दबाओगे तो इस पे दबाओगे लेकिन जाएगा उस पे, वो मॉडल फर्जी निकला। और सबसे बड़ा जो कट्टर ईमानदार कहते थे खुद को अरविंद केजरीवाल, वो भी हार गए, यानी वो भी मॉडल फर्जी था। तो एक तरह से राजनीतिक बेईमानों के इस समूह को जनता ने नकार दिया। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व था जिसके अपने जीवन की शुचिता, अपने जीवन की ईमानदारी, अपने जीवन में अपने परिवार को बढ़ावा न देना। सोचिए, सुनीता केजरीवाल को नंबर 2 बना दिया था हायरार्की में। आप सोचिए, जब चुनाव प्रचारकों की सितारा प्रचारकों की सूची निकली तो ये हो गया। और कांग्रेस के लिए तो पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। अभी मैं सुन रहा था तो हमारे यहां अवध में कहा जाता है कि भैया घर चुवत रहे दम बना रहे। तो यही दम बना रहे घर चुवत रहे का हाल है। जब दिल्ली का चुनाव था तो राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव कैसे हारे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इतनी डिफोकस्ड, इतनी लीडरशिप से, जिसको कहें कि नेतृत्व विहीन पार्टी, वो क्या करेगी जिसको पता ही नहीं। संदीप दीक्षित लड़ते, अलका लांबा लड़ती, कोई और लड़ता, लड़ कैसे लेता। भैया, राजनीतिक पार्टी हमेशा काम करती है। एनजीओ की तरह व्यवहार करिएगा और कहिएगा कि हम राजनीतिक पार्टी हैं तो ये चलता नहीं। जनता ने क्रेडिट देखी, साख देखी, उसी पर वोट किया। बिल्कुल, जनता ने क्रेडिट देखी, साख देखी, उसी पे वोट दिया। सज्जन, आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा हावी रहा? क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उतना ही जोर से उठाया, यमुना प्रदूषण का मुद्दा उतना ही जोर से उठा, महिलाओं को सम्मान देने का मुद्दा भी गारंटी उतनी ही जोर से उठी। कौन सा फैक्टर यहाँ पे सबसे ज्यादा काम आया? देखिए, अगर आप क्लियरली देखें तो एक चीज़ जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो इस बार नहीं गई, और जैसा कि हर्षवर्धन जी ने भी बताया कि देखिए, आंदोलन से जब निकली हुई पार्टी होती है तो कुछ समय तक उसके साथ एक मोरल वेट होता है, नॉर्मेटिव वेट होता है कि एक नई पार्टी है, नई विचार की पार्टी है, नई व्यवस्था है। अब 15 से 20 के बीच में कुछ एक काम हुए और एक बड़ी जनता ने लगा कि चलो हर लिमिटेशन के बावजूद इन्होंने कुछ काम किए हैं। 20 से 25 का जो दौर था उसमें आप देखेंगे कि सारी की सारी जो नैतिकता हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हो, चाहे वो आपकी गरीब समाज को सर्व करने की बात हो, जिस तरह गार्बेज था, सब कुछ था। तीसरा सबसे बड़ी बात जो शराब वाला जो एक ये मुद्दा आया, ये सारी की सारी चीजें ये खुल के सामने आएगी कि एक आम पार्टी है जो सत्ता में बने रहने के लिए हथकंडे अपनाती है। पहला तो ये। दूसरी, इस बार क्या खास हुआ तो आप देखें तो हमेशा दिल्ली में रहा है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में एक बड़ा 15% का स्विंग फैक्टर था जो बीजेपी की तरफ जाता था और फिर आ जाता था वो आम आदमी पार्टी की तरफ आर्थिक कारण से। वो कौन सा फैक्टर था? वो आप देखेंगे कि उससे पहाड़ी और पूर्वांचली, ये दो जो वोटर समूह है, ये आर्थिक रूप से लोअर मिडिल क्लास से लेके बीपीएल इस श्रेणी के बीच में आता है। इस बार निश्चित तौर पे हुआ है कि जो लोग ये मान रहे थे कि क्लास डिवाइड है, और हम लोगों को भी ग्राउंड में लगा कि हाँ, पार्टी के पास कोई मोरल हाई ग्राउंड तो नहीं है, लेकिन एक क्लास एंगल पे कि एक बेनिफिशियरी क्लास इन्होंने आम आदमी पार्टी की लाभार्थी है, उसमें पूर्वांचली वोट भी शायद आर्थिक नतीजों से प्रभावी हो। यह दिख रहा है कि पूर्वांचली और पहाड़ी वोटर का भी एक हिस्सा इस बार
चूंकि प्रधानमंत्री स्वयं इस बात की गारंटी दे रहे थे, उस पे लोगों ने ज्यादा भरोसा इसलिए किया क्योंकि बाकी जगह ये डिलीवर हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि बीजेपी था और पंजाब जैसे राज्यों में डिलीवर नहीं हो पा रहे। नहीं हो रहा था। आपने घोषणा की 2100, अब किसी भी कारण से आप एक भी किस्त नहीं दिए। महाराष्ट्र में किस्त दिया गया चुनाव के पहले, मध्य प्रदेश में दिया गया। ये क्या दिखाता है कि बीजेपी का, जिसे हम सबल्टर्न वोट कहते हैं, वो जाति के आधार पे हो, समाज के आधार पे हो या आर्थिक क्लास के आधार पे हो, बीजेपी का भरोसा और आउटरीच और लैंडस्केप पर है। दिल्ली में ये गरीब वोटर 1998 से और पूरी 21वीं सदी में अभी तक बीजेपी को सत्ता से दूर रखा था। ये आप देखिए कि उनका समर्थन बहुत बड़ा एक लैंडस्केप के चेंज को दिखाता है गरीब वोटर्स में। डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ जुड़े हैं। बत्रा साहब, आपने पूरा एनालिसिस किया होगा। जो हर बार हम लोग कहते थे कि एक 15% वोटर है जो लोकसभा में रहता है भाजपा के साथ और विधानसभा में चला जाता है आम आदमी पार्टी के साथ, उसको रोकने में भाजपा कामयाब हुई कह सकते हैं, और एक बड़ा वोटर पहली बार आया भाजपा के साथ। जी, मुझे लगता है कि भाजपा ने इस बार बहुत ही जिसे कहते हैं एक स्मार्ट कैंपेन चलाया जिसमें मल्टीपल चीजें थी। 15 और 20 के जो कैंपेन थे वो काफी कम्युनल लाइंस पे रन किए गए थे, पर इस बार जो चुनाव था वो कई लेयर्स में लड़ा गया। नीचे आरएसएस एक्टिव थी बहुत। उसके बाद आप देखिए कि सबसे पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो एक इमेज थी दो चीजों पे, एंटी करप्शन और कि वो आम आदमी है, वो दोनों इमेजेस उन्होंने कहीं ना कहीं ध्वस्त करी। करप्शन मतलब परसेप्शन बनाया कि वो इमेज सही नहीं है। एक जो शराब घोटाले की बात हम कह रहे हैं, एक शीश महल की बात कह रहे हैं, इन मुद्दों पर। तो एक जो मिडिल वोटर था जो विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास जाता था और लोकसभा में बीजेपी, वो मिडिल क्लास में उसका एक असर पड़ा। प्लस अभी जो कह रहे थे दूसरे सज्जन की दूसरे टर्म में कुछ, इनफैक्ट सज्जन भाई ही कह रहे थे दूसरे टर्म में कुछ खास काम भी नहीं हुआ, तो उसका भी एक फटीक था। और मिडिल क्लास को ये दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन जब मिला तो कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी से थोड़ा दूर छिटके, और बीजेपी ने जब फाइनली बजट के जरिए मिडिल क्लास के लिए एक सौगात दी तो वो एक चंक वोटर का इधर आया। साथ ही साथ जो निचले तबके के वोटर थे, जो लोअर इनकम ग्रुप, जो आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक है, उसमें भी बीजेपी ने सेंध लगाने के लिए ये कह दिया कि हम कोई भी जो ये वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको वापस नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है कई लेवल्स पे ये चुनाव लड़ा गया। और साथ साथ एक बात और जोड़ दूंगा कि जो दूसरे टर्म में काम नहीं हुआ उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने राजनीतिक तौर पर एलजी के जरिए दिल्ली सरकार की कई चीजों पर मतलब कंट्रोल जो था वो उनसे ले लिया, तो उसका भी एक रिपल इफेक्ट पड़ा। और आखिरी बात, अर्षद कार्तिकेय हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। हर्षवर्धन, वो आपके इस बात से सहमत नहीं? आखिर में जो लाइन आपने बोली केजरी एलजी वाली, उससे सहमत नहीं? हर्षवर्धन कुछ कहना चाहते? मैं उसका इंतजार कर ही रहा था। कोई हर्षवर्धन को अपनी बात कह लेने दीजिए। हाँ, बोलिए आप बात पूरी कर लीजिए कार्तिकेय। कि एमसीडी के काउंसलर्स की भी एंटी इनकम्बेंसी थी, तो ये सब मिलाकर अगर आप देखें, और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से नैरेटिव कंट्रोल करती आ रही थी पिछले 2 चुनाव में, वो इस बार नहीं कर पाई। तो इस सब का मिश्रण था कि आज आप जो रिजल्ट देख रहे हैं वो देख रहे हैं। आप जो भी सवाल मुझसे पूछना, जो भी चाहते हैं, मैं जवाब जरूर। बिल्कुल। हर्षवर्धन, छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं शाजिया के पास जाऊंगा। नहीं, मैं कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा हूं। मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल अगर कुछ न करते तो जीत जाते। अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। जब ये एक फ्रॉड नैरेटिव गढ़ा जाता है कि एलजी काम नहीं करने दे रहा था, केंद्र से पैसा नहीं आ रहा था, उस वक्त करोड़ों का आलीशान भवन अरविंद केजरीवाल का बन रहा था। उसी समय अरविंद केजरीवाल 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में कैंपेन के लिए जा रहे थे। उसी समय दिल्ली की जनता को जब पानी नहीं मिल रहा था तो अरविंद केजरीवाल गोवा में मजे कर रहे थे। उसी समय में जब दिल्ली की जनता को नहीं मिल रहा था तो पंजाब के प्लेन से वो पूरा देश भ्रमण कर रहे थे। उसी समय जब दिल्ली की जनता को यह समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा नेता इतना भ्रष्ट कैसे हो गया, तो सुनीता केजरीवाल वो कह रही थी कि आंख बंद करो, केजरीवाल जी मिलेंगे, शरीर भले न मिले, आत्मा उनकी मिलेगी। अरे कितना फ्रॉड करेंगे भाई राजनीति में। देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, और मैं फिर कह रहा हूं, किसी समय काम नहीं किया, और फिर भी काम न किया होता तो चल जाता। लेकिन जो आदमी 2 साइज ढीली शर्ट पहनता हो, मफलर गंदा गंदा सा बांध लेता हो, फ्लोटर पहन के गणतंत्र दिवस की परेड में चला जाता हो, जब वो 5 स्टार और 7 स्टार से ज्यादा महंगी और चमकती हुई फ्लोरिंग घर में लगाता है, तो जनता को लगता है हमारे साथ बेईमानी हुई। ये बेईमानी के खिलाफ। अभिषेक गुप्ता,
जनता को लगा ये सब देख करके हमारे साथ बेईमानी हुई? देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आज भाजपा का दिन है। मैं चाहता हूं कि भाजपा को बधाई दूं, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को ना चैनल्स पे भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे बैठ जाना चाहिए। उनका ये मुखौटा उठ चुका है, वो भाजपा के प्रवक्ताओं से ज्यादा व्यक्तिगत चीजों को छोड़, जो इन्होंने कहा उन तथ्यों पे जवाब दीजिए, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो फैक्ट था कि ऐसा ऐसा हुआ है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, उसका जवाब दे तो ज्यादा अच्छा होगा। भाजपा की प्रवक्ता शाजिया बैठी हुई हैं, उनके पास जाऊंगा मैं अभी। आप खत्म करिए अपनी बात को जल्दी से। केजरीवाल जी की शर्ट पे, जो अरविंद केजरीवाल जी की शर्ट पे और मफलर पे कमेंट ये कर रहे हैं, वो भी पर्सनल है। तो अगर वो कमेंट कर सकते हैं तो यहां से भी कमेंट हो सकता है, लेकिन मैं छोटी बातें यहाँ चैनल पे बैठ के करना नहीं चाहता। आज भाजपा के लिए बड़ा दिन है। हमको लगता है कि हमको इंटरोस्पेक्ट करने के लिए अभी समय है। हम अपनी हार का इंटरोस्पेक्शन यहाँ पर बैठ के करेंगे। क्या वजह रही कि दिल्ली में हम जो चाहते थे उस लेवल का हमको बहुमत नहीं मिला, उतनी सीटें हमको दिल्ली में नहीं मिली, और मैं उम्मीद करूंगा कि भाजपा ने एक लाइन बोले फिर शाजिया के पास जाऊंगा। हर्षवर्धन, लक्ष्मण ये है क्या, ये तो बच्चा प्रवक्ता है। जब इनके बड़े बड़े नेता भाग जाते हैं डिबेट छोड़कर, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उतने वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं जितने की आपकी पूरी पार्टी नहीं है, जितने के अरविंद केजरीवाल नेता नहीं है। हम उसी पर बात करेंगे जो मुद्दे हैं। वो ढीली शर्ट, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, तो सुनने की भी शक्ति होनी चाहिए। जनता के सामने गढ़ी गई छवि है जो फ्रॉड निकली। इससे आपको राइट नहीं मिल जाता कि आप किसी के लिए कुछ भी बोलेंगे। अरे अगर आप इतने ही बड़े जर्नलिस्ट हैं, नहीं, बिल्कुल तो बोला जाएगा, डिबेट की मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल बोला जाएगा। सुनिए, नहीं, आप भी मर्यादा रखेंगे। आपने जिस तरह से, सुनिए, मैं बोलना चाह रही हूँ, ये पता नहीं कब ये जो जिनको बच्चा प्रवक्ता कोई कह रहा था, मुझे मालूम नहीं है कब से है वहां पे कि नहीं है, लेकिन हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने, जब पार्टी भी नहीं बनी थी, जब सिर्फ अन्ना हजारे आंदोलन था, और उससे भी पहले जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, शाजिया जी मैं भी था, हम लोग सब कुछ छोड़, मैं भी था। जब आप 300 वोट से हारे थे तो सीपी वाले ऑफिस में मैं भी था जी। जब जी, तो मैं बता 300 वोट से हारे थे, जिक्र किया आरकेपुरम से सीपी वाले ऑफिस आए थे, मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है मुझे वो बात। और ये भी मुझे मालूम है कि जो, और मुझे ये भी मालूम है कि जो स्टिंग ऑपरेशन किया था मेरे खिलाफ, और अरविंद जब आखिरी दिन आए नहीं थे, अब जब फोन करके उन्होंने कहा था बैठ जाओ, पार्टी का फायदा होगा, और उसके पीछे दुर्गेश का हाथ था, मैं वो सब जानती हूँ। उतने, इसीलिए मैं जानती हूँ कि कितने जलील किस्म के आप लोग हैं, और आप अपनों के साथ क्या करते हैं, और कैसे पीठ में छुरा भोगते हैं, चाहे अन्ना हजारे हो या हमारे जैसे लोग हों। किस तरह से आपने जलील किया है, और विभव जैसे बदमाश लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। चुप रहिए, आप चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल गाली गलौज आपने की है। देखिए, मैं नहीं बोल सकती, अगर आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। अगर ये बदतमीज इंसान लगातार बोलेगा, नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूं। आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए, बदतमीजी मैंने बर्दाश्त करनी बंद कर दी। करते हैं ना शाजिया, ऐसा करते हैं कि हम लोग इस मुद्दे को यहीं छोड़ देते हैं। मेरा एक दूसरा सवाल आपके पास है शाजिया, कि चुनाव के नतीजे आए नहीं, कि सारे विधानसभा को, सचिवालय को सील किया गया, कि वहां से कोई फाइल या कोई कंप्यूटर नहीं आएगा, ये क्या संकेत देता है? बिल्कुल मैं जवाब हार के बाद भी नहीं, मैं बिल्कुल भी जवाब दूंगी आपको। देखिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने मनीष और मेरा नाम दिया, और आरकेपुरम में एक झूठा स्टिंग चलाकर अनुरंजन झा के जरिए, जो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता है और वहां पे काम करता है, लंदन में बैठा है, खूब पैसे खिलाकर मेरे खिलाफ स्टिंग कराया। और जिस दिन मेरे पास आना था, ये वो धूर्त इंसान है, इसी के मक्कारी की वजह से छोड़ा है, और मैं महज 300 वोटों से हारी। और इनके अपने लोग, जो दुर्गेश पाठक था, उसने मेरे बारे में गंदी गंदी बातें कहलवाई, और जब उसकी शिकायत करने में मनीष सिसोदिया के पास गई, मेरे जैसी इंसान, और मैंने केजरीवाल से कहा था मेरी बद्दुआ लगेगी, तुम्हारी सगी बहन ने नहीं किया होगा जो मैंने किया है तुम्हारे लिए। मैंने मुंह पर मैंने बोला है, कॉलर पकड़ के बोला है। केजरीवाल का पूछ लीजिएगा, जो भी पीएससी के मेंबर्स हैं, ये भाई साहब तब कहीं नहीं थे आसपास। मैं इसको थोड़ी देर के लिए आज के दिन छोड़ा जाए। आज बहुत बड़ा दिन है, जनता ने बड़ा दिल दिखाया है, तो जनता यही जानना चाहती है कि अब यहां से भाजपा की रणनीति क्या रहेगी। रणनीति का पहला कदम हमने देखा, सचिवालय से कोई भी फाइल, कोई भी कंप्यूटर ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई, उसको सील कर लगभग कर दिया गया है। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इसको लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है और साफ है। तो जाहिर सी बात है, केजरीवाल भी मुख्यमंत्री बन नहीं सकते थे अगर वो अपना नाम नहीं दिखा।
सबसे पहले हमारी पार्टी क्या करेगी, पहले कैबिनेट मीटिंग में, चाहे वो आयुष्मान योजना हो या यमुना की सफाई को लेकर कामकाज हो या पूरे दिल्ली में जो गंदगी है और बदबूदार सड़कें हैं और जहरीला पानी है, उसके लिए दिल्ली के लोगों को निजात देना है। तो आपदा से निजात चाहिए लोगों को। जो बोझ है दिल्ली वासियों के कंधों पर और सर पर, वो बोझ को हटाना है, राहत पहुंचानी है, काम करना है, छलावा नहीं करना है। और इसीलिए लोगों ने पूरे दिलो दिमाग से, दिलो जान से वोट के साथ एक दुआ देकर बीजेपी को और एक बद्दुआ के साथ भगाया है। उन्हीं की झाड़ू को पकड़कर उन्हें झाड़ू दिखाई है और उनको सफाया इसीलिए हुआ है। और इसीलिए जरूरी है कि गंदगी का सफाया हो। और ये गंदगी और ये आपदा इसीलिए ही गई है क्योंकि लोगों का दिल भर गया था, लोग परेशान थे, इनको परखा गया, इनको आका गया, इनको सर पे कंधों पे बिठाया गया। क्या किया उन्होंने उसके बाद? एक एक चीज पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ छलावा किया है। क्या कहते थे गंदगी को लेकर, हम एमसीडी में आएंगे, क्या हुआ? एमसीडी जैसे आई। क्या कहा प्रदूषण को लेकर, जब पंजाब सरकार हमारी बनेगी हम बदलेंगे, क्या हुआ उसके बाद जब पंजाब सरकार आई? क्या क्या उन्होंने? साधना जी देखिए, सबसे पहले मैं आदरणीय हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात का जवाब दूंगी। उन्होंने क्योंकि कांग्रेस पर एक टिप्पणी की थी। देखिए, क्या मात्र एनजीओ का काम है कि लोकतंत्र को अगर लूटतंत्र बनाया जाए तो आवाज उठाए? भाई, महाराष्ट्र में जब एक आंकड़ा आता है चुनाव आयोग के द्वारा कि वहां की जनसंख्या से अधिक मतदाता है, तो क्या हम उस पर प्रश्न नहीं उठाए? भाई, आपने तब तो प्रश्न नहीं उठाया था आदरणीय, जब मोदी जी एक तरफ यहाँ दिल्ली में कहते थे कोरोना काल है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, और जाकर बंगाल में चुनाव प्रचार करते थे। लेकिन आपको आज आपको यहाँ दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है। वहां आपको एक मिनट, एक चीज और साधना जी, मैंने प्रश्न उठाया था, सिर्फ ये बता दूं आपको, आप शायद उस वक्त सुनी नहीं थी। मैंने प्रश्न उठाया था और बहुत गंभीरता से कहा था कि रैली इस वक्त बंद कर देनी चाहिए। ये उसी वक्त मैंने बोला था और टीवी चैनलों पर बाकायदा डिबेट में बोला है प्रधानमंत्री की रैली पर। ये मैंने कहा था, उसको सुन लीजिए। ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, क्या मात्र एक एनजीओ का काम है लोकतंत्र लूटतंत्र बनेगा तो आवाज उठाना? हम चुनाव में क्या प्रचार नहीं कर रहे थे? क्या हमने राजनीतिक पार्टी की तरह चुनाव नहीं लड़ा? क्या आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी सड़कों पर उतरकर उन्होंने कैंपेन नहीं किया? बिल्कुल किया। तो आपका, मुझे लगता है, ये कहना वाजिब नहीं है। दूसरी बात कहूंगी कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को लेकर टीका टिप्पणी की गई। देखिए, सनातन में भागवत में कहा गया है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा स्थायी बचा ते सर्वव्यापी ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। अर्थात कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में भी बड़ा होता है, कोई बल में भी बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा है उसे हम सबसे बड़ा मानते हैं। तो यहाँ पर हम ज्ञान के आधार पर सब प्रवक्ता के तौर पर बैठे, सबका सम्मान हो, बातें हो, विचार पे मतभेद हो। ये इस तरह की बातें, मुझे लगता है किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है सही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक विचारधारा से लड़ने के लिए अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा तो अकेले लड़ेंगे, और गठबंधन अगर मानेगा तो गठबंधन की बात करके गठबंधन के माध्यम से हम चुनाव लड़ेंगे। संघर्ष कर रहे हैं, आज हारे हैं तो कल जीतेंगे भी, इसमें मुझे लगता है किंचित मात्र भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए, और आत्मावलोकन अवश्य करेंगे। बिल्कुल, ये बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि निजी टिप्पणी से बचना चाहिए, नहीं तो उसका उत्तर भी मिलेगा। ये ऐसा नहीं होगा कोई टिप्पणी करेगा और बच के चला जाएगा, तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि हमको तो पत्रकारिता करनी है और ठीक से करेंगे। बिल्कुल, इसका उत्तर मिलेगा, उत्तर समय जो इनको उत्तर देने को मौका दिया जाएगा। सज्जन, मैं एक सवाल आपके पास लेके आऊंगा कि चूंकि आपने काफी करीब से पूरे इस चुनाव प्रचार को देखा, और जब हम लोग हफ्ते दिन पहले तक बातचीत कर रहे थे तो आपका आकलन था कि ठीक है, बहुत ही कड़ी टक्कर है। आखिर एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि नतीजा इतने ज्यादा फासले पर पहुंच गया? देखिए, निश्चित तौर पे जो हमने कोई सीट बाय सीट नहीं की थी, एक ग्राउंड क्वालिटेटिव मेथड से हम लोगों ने अलग अलग स्ट्राटा, जो दिल्ली में 8 तरह के वर्ग में डिवाइडेड हैं कॉलोनीज में, उनके अंदर में देखा था तो हमें 2 चीज़ें दिखी थी कि बीजेपी का तो अपवर्ड मोमेंटम था, और जो गरीब तबका है उसमें भी आम आदमी पार्टी को लेकर कोई एंथुजियाज्म नहीं था। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि उत्साह भले ना हो, लेकिन क्या वो उत्साह की कमी उस पार्टी जिससे उसको लाभ है उसको छोड़ने की हद तक जा रहा है। तो हमारा ये मानना था कि कहीं ना कहीं वो मान रहे थे कि काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब कि थोड़े बहुत लाभ हैं, और बीजेपी सत्ता से रही नहीं है, कह जरूर रहे हैं, अब कितना भरोसा नहीं है। अंतिम हफ्ते में ये बात मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि बीजेपी की तरफ से भी ये बात कही जा रही थी, हम लोगों का भी फीडबैक था कि हाँ, इनिशियली एज आम आदमी पार्टी को है, लेकिन निश्चित तौर पे देखिए, बीजेपी का संगठन जो है ना, जब वो लगता है तो वो चुनाव को खींच लेने की ताकत रहता है, जब तक कि जमीन पे समीकरण बिल्कुल उल्टा ना हो। तो निश्चित तौर पे जो हमने कहा कि मिडिल क्लास को तो वोट कंसोलिडेट हुआ, बजट का भी थोड़ा बहुत और योगदान रहा,
जिसे आप लोअर मिडिल क्लास से बीपीएल वोट का समूह कहते हैं, उसमें बीजेपी का बहुत ही, जैसे हमारे कार्तिकेय भाई ने कहा कि बहुत ही माइक्रो लेवल पे बीजेपी की आउटरीच रही। और बीजेपी की आउटरीच केवल बीजेपी के नहीं होती है, वो बीजेपी के पूरे जो बाकी जो संगठन हैं, संघ का हो, विद्यार्थी परिषद का हो, वो हर वोटर और हर हाउस होल्ड पे वो काफी मजबूत होता है। तो मुझे लगता है कि अंतिम सप्ताह में अगर आप मान लें, और ये हमारा आकलन है कि वो जो खासकर जो गरीब वर्ग से लोअर मिडिल क्लास है, उसके एक हिस्से को बीजेपी कहीं ना कहीं ये कन्विंस करने में सफल रही कि भाई जो लाभ है वो तो हम जारी रखेंगे ही रखेंगे, जो काम नहीं हो रहा है वो भी हम करवाएंगे। क्योंकि अगर आप वोट परसेंटेज देखें, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा हूं कि वोट परसेंटेज देखें, और इस पे कार्तिकेय भाई भी अपना रख सकते हैं, तो आप देखिए लोकसभा के तुलना में बीजेपी का वोट परसेंटेज फिर कम हुआ और लोकसभा के तुलना में 2024 में आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो ये दिखा रहा है कि जो उनके 43-44% वोट है, कहीं ना कहीं वो मिडिल क्लास से नहीं आ रहा है, वो गरीब तबके से आ रहा है। लेकिन वो गरीब तबका, जैसे हमने कहा ना कि आंदोलन से पार्टी में जो आपके साथ एक मोरल, नैतिक जो आपके ऊपर एक वजन रहता है, वो वजन आम आदमी पार्टी खो चुकी। कार्तिकेय, ये एक बड़ा डेटा उन्होंने जो दिया, जो एनालिसिस किया, वो काफी महत्वपूर्ण है। आखिर क्या सोच के, वो कौन सा तबका है जो अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा रहा, लोकसभा के मुकाबले वो संख्या ज्यादा इनके पास गया, क्या सोच के गए वो लोग? कई ऐसे वोटर होते हैं। देखिए लक्ष्मण जी, दिल्ली में बहुत समय से अभी ये चल रहा है, बड़ा वोट मोदी जी के नाम, छोटा वोट केजरीवाल जी के नाम। तो जब ये मन में बात रहती है, और खासकर जो पहले 5 वर्षों में काम हुआ, उससे कई गरीब तबकों को लेकर के मन में बहुत सहानुभूति बनी, और वो आज भी बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी ये पार्टी अभी भी 43-44% पे, ढलान बहुत जबरदस्त है, 54 से 44% एक बहुत बड़ी ढलान है। लेकिन 44% भी अपने आप में जो आंकड़ा है, 43-44% जो इनका आखिर में बनेगा, वो कोई बहुत मतलब छोटा आंकड़ा नहीं है। जो आपको सीटों में गैप दिख रहा है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है, वो डबल दिख रहा है बीजेपी का, लेकिन एक्चुअल में वो 3 परसेंटेज पॉइंट है बीजेपी का गैप। जो बीजेपी की जो फेवर में गया है, वो उनका जो क्लाइंब है वो जबरदस्त रहा है, 38 से 46 पर आ गए, मतलब 8 परसेंटेज पॉइंट। और बीजेपी हमेशा से जानती थी कि हमारा एक 35 से 40% का वोटर बेस तो इंटैक्ट है ही, वो खराब समय अच्छे समय हमेशा साथ रहता है। हमें केवल आगे 7-8% और जोड़ना है, और 7-8 परसेंटेज पॉइंट जोड़ने के लिए जो मैंने आपको बताया, सज्जन भाई ने बताया, उसका एक फॉर्मूला तैयार किया गया। और वो फॉर्मूला भी तैयार करना शायद काफी नहीं होता अगर आम आदमी पार्टी नैरेटिव कंट्रोल कर पाती। इस बार आम आदमी पार्टी ने वो चुनाव नहीं लड़ा जो उन्होंने 15 और 20 में लड़ा, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये चुनाव खत्म हो गया है। आगे मैं भी दिल्ली का निवासी हूं, आगे दिल्ली में अब राजनीति कम और नीति पर ज्यादा बात होनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल यही चीज लेके मैं जाऊंगा। शाजिया, अब दिल्ली में जितनी राजनीति होनी थी राजनीति हो गई, अब नीति पे बात होनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे सीधा सही है, हालांकि भाजपा प्रवक्ता होने के नाते आप इस प्लेटफॉर्म पे तो ऐलान करेंगे नहीं, ये फैसला टॉप लेवल का होता है, लेकिन कितना आसान होगा सर्वसम्मति के साथ एक मुख्यमंत्री का चयन करना? क्योंकि चुनाव के दौरान 2 आरोप लग रहे थे, एक तो चेहरा नहीं है और दूसरा लोकल लीडर को खड़ा नहीं होने दिया भाजपा ने। देखिए, चेहरा जो आम आदमी पार्टी का था, वो चेहरा कैसा था वो लोगों ने देखा, और उस चेहरे के वजह से ही आम आदमी पार्टी हारी। वो चेहरा और वो मुखिया कौन था वो सब जानते हैं, और वो चेहरा भी ऐसा चेहरा था जिसको, जो मुख्यमंत्री अगर खुदा ना खास्ता बन भी जाता तो वो ना तो फाइल साइन कर सकता था, ना चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में बैठ सकता था। तो वो चेहरा ना के बराबर है। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो पिछले 10 सालों में अलग अलग जगह में आप देखेंगे, चाहे उड़ीसा हो, या सबसे पहले के महाराष्ट्र के 3 चुनाव पहले आपने देखा होगा, या फिर उत्तराखंड हो, या फिर छत्तीसगढ़ हो, या फिर राजस्थान हो, आपने देखा होगा कि हमारे कोई भी कार्यकर्ता, हम उनको सक्षम मानते हैं और हमारी पार्टी चयन उसका करती है, और कभी हमें इसको लेकर दिक्कत नहीं हुई। हम कभी भी कहीं पे भी चेहरों के साथ नहीं उतरे हैं। हमारी मोदी जी की जो गारंटी है और जिसके लिए हम खड़े हुए हैं, जो भाजपा का मतलब है, भाजपा को वोट देने का कुछ मतलब है, उसके नाम, उसके साथ एक विश्वसनीयता है, और वो है मोदी नाम की और गारंटी की। ऐसी गारंटी जो सिर्फ एक झूठा वादा नहीं हो, और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, प्रचंड जीत, बहुमत आप जिसको देख रहे हैं, साफ और स्पष्ट बहुमत मिला है।
तो मुझे लगता नहीं है कि चेहरों को लेकर हमें ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। लेकिन आपने बहुत सही बात कही, बहुत बड़ी चुनौती होगी, एक बोझ है दिल्ली वासी के कंधों पर। और आप बाहर निकलते हैं तो बदबूदार सड़कें, जहरीला पानी घर में पीने को, या फिर कूड़े के ढेर, इन सबको खत्म करना होगा, हटाना होगा। जैसे ही पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, आपको जरूरी घोषणाएं सुनेंगे, उनका ऐलान होगा और बहुत ही जल्दी आपको इसके बारे में पता चलेगा। यमुना की सफाई एक प्राथमिकता है, कूड़े का अंबार और पूरे जो वो है उसके हीप्स और हीप्स पड़े हैं उनको हटाना और साफ पानी मुहैया कराना, ये मुझे लगता है वॉर फुटिंग में इसकी जरूरत है और वो काम सबसे की जरूरत है कि जिन लोगों ने वोट दिया है और इसी उम्मीद के साथ वोट भी दिया। अभिषेक गुप्ता, भले ही आप हार गए हों, लेकिन ये ध्यान जरूर दीजिए कि 43% के वोटर आपके पास अभी भी हैं, वोट बैंक आप बनाने में कामयाब रहे। लोकसभा से ज्यादा लोगों ने आपको वोट दिया है, तो एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका कैसे निभा पाएंगे आप? आपके सारे कार्यकर्ता एकजुट रहें, मनोबल बना रहे, ये सुनिश्चित करना कितना आसान होगा आपके लिए? देखिए, मैं इसी बात पे आ रहा था कि जो वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिला है और भाजपा को जो वोट शेयर मिला है उसमें सिर्फ 2.2% का गैप है। तो बहुत ज्यादा इसमें वोट शेयर का गैप नहीं है। हाँ, कुछ सीटों पे मार्जिन उनका ज्यादा रहा होगा, कुछ पे हमारा ज्यादा रहा होगा, जिस वजह से सीटों पे फर्क रहा है। तो मेरे को लगता है कि अब जितने भी विधायक 22, 23, 24 हमारे विधायक जीते हैं, हम एक मजबूत विपक्ष बन के दिल्ली में भाजपा ने जो वादे दिल्ली के लोगों से किए हैं, अब तो सेंटर में भी यही है, स्टेट में भी आ गए हैं। तो मेरे को लगता है कि पूरी तरीके से जो दिल्ली के लिए इन्होंने वादे किए थे, चाहे वो एयर पोल्यूशन को लेकर हो, चाहे यमुना को लेकर हो, चाहे पानी को लेकर हो, या और भी अनेकों वादे जो इन्होंने दिल्ली में किए हैं, उनको भाजपा दिल्ली में बहुत जल्द पूरा करने की वो अपनी तैयारी करेगी। और जो भी इनकी तरफ से कमी रहेगी उसको उठाने के लिए हम हमेशा से तैयार थे और आगे भी उठाते रहेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे साधना भारती, ये आपको लगता है कि जो एनडीए से, माफी चाहूंगा, इंडी गठबंधन से बाहर रह के चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया, वो कांग्रेस के लिए सही था? क्योंकि पूरे बाकी इंडी गठबंधन कांग्रेस को छोड़ दे तो सब एकजुट होकर के आम आदमी पार्टी के पास जा रही थी, और कहा भी जा रहा था चुनाव प्रचार के दौरान कि कांग्रेस जो है वो वोट काटेगी, खुद तो नहीं जीतेगी, आम आदमी पार्टी को भी नहीं जीतने देगी। बार बार मैं इसी बात पर चर्चा कर रही हूँ। देखिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, हमारी अपनी रणनीति थी चुनाव लड़ने की। और जब गठबंधन की बात आती है तो कोई एक तरफ से गठबंधन नहीं किया जाता, दो तरफ से गठबंधन होता है। तो मुझे लगता है उस तरफ से, जैसे हरियाणा चुनाव में हमने 5 सीटें ऑफर की, इनकी तरफ से मनाही आ गई, और उसके बाद 0.4% का अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हार जीत में रहा। तो जब 0.4 का था, हमने नहीं कहा कि आप बी टीम, आप वोट काट रहे थे या आप ऐसा कुछ कर रहे थे। तो फिर अब ये बात क्यों आ रही है? कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली पे 15 साल शासन किया, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को निखारने का काम किया। एक बात मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती रही, 11 साल लगातार यही सुनते आए हम कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे, हम डबल इंजन में होते तो हम काम करते, एलजी हमें काम नहीं। अरे, शीला दीक्षित जी के टाइम भी यही था, सिस्टम कोई चेंज था क्या? व्यवस्था तो यही थी, फिर भी उन्होंने काम करके दिखाया। आम आदमी पार्टी ने जो केजरीवाल जी स्वयं टोपी लगाते थे पहले, फिर उन्होंने झूठ फरेब की टोपी दिल्ली के लोगों को लगानी शुरू कर दी, और इसीलिए मुझे लगता है सत्ता से सड़क पर आ गए। अपनी विफलता के कारण आम आदमी पार्टी आ रही है, उसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस अपनी तरीके से चुनाव लड़ी, लेना देना नहीं। यहाँ पे हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं आपके पास आऊंगा कि जिस तरीके से अब चुनाव नतीजा आगे, ठीक है, कौन हारा कौन जीता, किस क्या वजह थी, छोड़ दिया जाए, अब आगे बढ़ा जाए, तो ये माना जाए कम से कम कि जो मुद्दे हावी हुए थे उस मुद्दे को सुलझाने में भाजपा कदम उठाएगी। चूंकि अब तो आप नहीं कह सकते यमुना मैली हो गई जी, यमुना जहां जहां से गुजरती है सारे भाजपा शासित राज्य हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल अब यही है, नरेंद्र मोदी के पास या भाजपा के पास या जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। भाई, सबको अब यमुना रिवर फ्रंट, मोदी जी ने 3 साल में कहा है, पहले दिन से ही जनता को उम्मीद हो कहां रिवर फ्रंट बनेगा तो हम घूमने बच्चों को लेके जाएंगे। हवा जहरीली है, उस पे नितिन गडकरी बहुत बताते हैं, बहुत कुछ काम बताते हैं, उस पे कुछ और सुनना चाहेगी। फिर ये जो कूड़े का पहाड़ है, गाजीपुर हो, भलसवा हो, जगह जगह जो, उसको देखना चाहेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है जिसकी तरफ सज्जन जी भी कह रहे हैं और कार्तिकेय जी भी कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का फ्री बीज, अरविंद केजरीवाल का मुसलमान, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। भाजपा के लिए असली राजनीति तो अब है कि सुशासन भी करे और उस वाले वोटर को धीरे धीरे समझाए कि भैया तुम्हारे खाते में हम कुछ डाल देंगे
कुछ थोड़ा बहुत दे देंगे। और एक फैक्ट मैं बता दूं, दिल्ली के लोगों को याद रहे, 90% वाटर सब्सिडी शीला जी की सरकार देती थी। और फिर मैं कहूंगा, जो साधना जी बार बार कह रही हैं, कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी 24/7 काम करती है। ये नहीं होगा कि संदीप जी के लिए पदयात्रा निकलनी है या किसी और के लिए, राहुल जी की तबीयत खराब हो गई, प्रियंका जी के लिए पूछा गया तो कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा प्रियंका जी बड़ी नेता है, तय करेंगे। ऐसे नहीं चलता है भैया। कांग्रेस का कार्यकर्ता वो घुट घुट के काम कर रहा है, उसकी स्थिति को ना राहुल समझ रहे हैं ना प्रियंका समझ रहे हैं। चुनाव आता है, चुनाव जाता है, डिबेट में कुछ बहस होती है, कोई उल्टा बोलता है, कोई पक्ष में बोलता है, फिर से वही पहुंच जाते हैं। तो ये तीनों पार्टी के लिए और अरविंद जी के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि हम स्वीकार कर रहे हैं, चलो अच्छा है, कम से कम ईवीएम वगैरह पर दोष नहीं दिया। लेकिन क्या जेल जाने के डर से बोल रहे हैं? जहर वाले मुद्दे पर एफआईआर है, जो झूठी अफवाह फैलाई, जो 15 करोड़ देने की बात की उस पर एफआईआर है, स्कैम चली रहा है, जो शराब घोटाला है, शीश महल में एफआईआर है, उससे कैसे निकल कर आ पाएंगे? और अरविंद जी विधानसभा में भी अब नहीं है, जहां वो विशेष सत्र बुला के अट्टहास करते थे कश्मीर फाइल से लेकर सब चीजों पर। तो राजनीति दिल्ली की बहुत बदलेगी। और मैं मानता हूं कि 10 साल सिर्फ राजनीति हुई, अब नीति की बात हो तीनों पार्टियों के लिए। मुझे लगता है सिर्फ दिल्ली की राजनीति नहीं बदलेगी, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये कह सकते हैं एक नई दिशा दे रही है। साधना, आपसे कमेंट ले लो, फिर मैं बाकी वक्ताओं को पास जाऊं। कुछ कहना चाह रही थी आप? मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ। अभी बार बार ये बात कही जा रही है कि एनजीओ, बार बार ये शब्द मुझे नहीं पता आदरणीय हर्षवर्धन जी बार बार इसको क्यों उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने तरीके से पूरा चुनाव लड़ा है और हमने दमखम के साथ लड़ा है। देखिए, हार जीत चुनाव में होती है। एक समय वो भी था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 जगह से चुनाव लड़े और उसमें से एक निर्दलीय प्रत्याशी के सामने उनकी जमानत जब्त हो गई थी। जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो 1000 बार असफल हुए, उसके बाद कहीं जाकर सफल हुए। तो असफलता ये तय नहीं करती कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। जीरो का आंकड़ा ये तय नहीं कर देता कि आगे हम नहीं जीतेंगे। भाई, 2 सांसदों की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, एक समय आया 2 से सीधे 182 पे आए, आज सरकार चला रहे हैं। तो ये असफलता तय नहीं करते आदरणीय हर्षवर्धन जी। दूसरी बात मैं जरूर कहूंगी, ईवीएम को लेकर आपने कहा, मुझे नहीं पता कि अब आप क्या कहेंगे, लेकिन मेरा, जब हम हिमाचल चुनाव जीते तब भी मैंने कहा था कि अगर लोकतंत्र में कहीं संदेह होता है तो उस संदेह का कहीं ना कहीं अवलोकन करना और उसका निराकरण करना बेहद आवश्यक है। हमने कहा एक चुनाव बैलेट से करा लीजिए, उसके बाद अगर रिजल्ट यही रहेगा तो हम मान जाएंगे। ईवीएम पर सबसे पहली पार्टी हिंदुस्तान में कौन सी थी जिसने विरोध किया ईवीएम का? वो थी भारतीय जनता पार्टी। किताब लिखने वाले इन्हीं की पार्टी के सांसद जीवीएल नरसिम्हा जी, उन्हीं की किताब में जो संदेश दिया वो एन चंद्रबाबू नायडू ने दिया। उसी को प्रस्तावना देने वाले लालकृष्ण अडवाणी जी थे, लगातार ईवीएम का विरोध वो करते रहे, उन्होंने चुनाव आयोग पे भी प्रश्न उठाए। आज हम कह रहे हैं सारी सरकारी संस्थाएं कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूर बनकर काम कर रही हैं। साधना जी, आप जो बोल रही हैं वो बोल रही ना, तो उसका मैं समर्थन करूंगा ना विरोध करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कांग्रेस को आप जैसे प्रवक्ता की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस से फिर आते हैं आप लोगों के पास, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे के ऊपर अब सबके मन में एक ही सवाल है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। प्रचंड बहुमत के साथ जीत कराई भाजपा के लिए सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री का चुनाव करना कितना आसान होगा। सज्जन, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूँगा कि अलग अलग वर्गों के अलग अलग समीकरण बने, तो जब मुख्यमंत्री चुना जाता है तो जाहिर तौर पर एक सर्वसम्मति से हो, एक कुशल क्षमता वाला हो, लेकिन यह भी देखा जाता है कि जिन वर्गों ने सरकार में भरोसा जताया है उन वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपके हिसाब से भाजपा के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा कौन हो सकता है? देखिए लक्ष्मण जी, इसमें वैसे तो ये पार्टी का निर्णय है और जो हमने देखा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पार्टी ने एक नया चेहरा दिया जो सरप्राइज फैक्टर था। लेकिन बात करें आधार का तो देख लीजिए दिल्ली की डेमोग्राफी क्या है। सबसे बड़ा जो वर्ग है वो 1/3 के करीब, आप मान लीजिए थोड़ा बहुत आगे पीछे पूर्वांचली वोटर है। उसके बाद 20% पंजाबी वोटर आता है ना। उसके बाद जो यहाँ के जाट और गुर्जर समाज के लोग हैं वो लगभग 15% के करीब माने जाते हैं। इस तरीके से है। लेकिन इसमें सीधी सी बात है कि इस बार का जो चुनाव था ये, और इसमें हर्षवर्धन सर की राय अलग हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि ये पूर्वांचली वोटर जो है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है लोकसभा की भांति विधानसभा में भी भाजपा के साथ टिका, आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी।
तो उसका कहीं ना कहीं वो एक एस्पिरेशन है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि केजरीवाल को प्रवेश वर्मा साहब हरा रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा की है, और उनके कारण गुर्जर समाज में उतना कंसोलिडेशन बीजेपी के लिए हमें नहीं दिखा ग्राउंड में, शायद ये डेटा में भी आएगा। लेकिन जाट समाज में जो आप देखिए वो एक कंसोलिडेशन जबरदस्त था, पिछली बार से ज्यादा था। बजाय इसके कि जाट आरक्षण का मुद्दा उठा, उन्हें जरूरत नहीं है। दिल्ली में जाट समाज की स्थिति आप देखिए तो आरक्षण का ट्रैप उनके पास नहीं है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं एक वर्ग में हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब है कि परेश वर्मा एक फेस माने जा रहे थे, भले ही पार्टी ने नहीं प्रोजेक्ट किया, ठीक है। बिधूड़ी साहब उतने स्ट्रांगली नहीं आ रहे थे। तो हमें लगता है कि पार्टी निश्चित तौर पे देखेगी डेमोग्राफिकली वो किसकी तरफ जा रही है, लिगेसी वाइज कहां जा रही है, या बिल्कुल ये मान के चलिए कि ये जिस तरीके से ट्रेंड आ रहा है उसमें हम आप एक कयास ही लगा सकते कोई हैं। नया चेहरा निकल के सामने। हमें ऐसे वर्ग से कोई आ जाए कि आप और हम तार्किक तौर पे उसको सोच भी नहीं रहे। कार्तिकेय, ये तो बिल्कुल जैसा कि कहा सज्जन ने कि बिल्कुल पार्टी का फैसला होगा, लेकिन अगर हम कहें कि जिन लोगों ने भरोसा जताया है उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हुआ मुख्यमंत्री का चेहरा हो, तो आपके हिसाब से किधर सुई ज्यादा घूमती हुई दिख रही है? देखिए लक्ष्मण जी, एक्चुअली दिल्ली में मुख्यमंत्री का काम रिप्रेजेंटेटिव ही होगा। जो अभी पावर स्ट्रक्चर है, एलजी भी है, उसके बाद मुख्यमंत्री भी है, केंद्र सरकार भी है, तो इसमें सोशल कॉम्बिनेशंस का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो अभी जैसे हर्षवर्धन जी ने एक बात कही कि देखिए जो गरीब तबका है उसमें अभी भी आम आदमी पार्टी सक्षम है, काफी सक्षम है अपना वोट बचाने के लिए। क्या मालूम एक दलित चेहरा आगे कर दिया जाए। इसमें कई तरह के कयास लगाए जा सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है आज हम कुछ और बात करेंगे, परसों कोई और अनाउंसमेंट हो जाएगा। कई लोग कह रहे थे कोई महिला का नाम आगे किया जा सकता है कि फीमेल वोटर पूरे देश में इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। हो सकता है एक सीएम और डिप्यूटी सीएम का फॉर्मूला भी लगा दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इस कयास में कुछ खास मेरी दिलचस्पी है। इस समय मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि दिल्ली में इस समय बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, और जैसे कि आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि अगले कुछ समय में हर तरह का समन्वय बिठाकर उन चैलेंजेस का सलूशन निकाला जाए, एक ऐसे तरीके में जहां राजनीति कम हो और नीति पे फोकस ज्यादा हो। क्योंकि दिल्ली राजधानी है, देश का दिल है, और हम एक एस्पिरेशनल देश हैं, तो हमारी राजधानी वैसी ही दिखनी चाहिए जिस तरह की स्पीड से हम अपने देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बिल्कुल, हर दिल्ली वासी और दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग, यहाँ तक कि पूरे देश के लोग, क्योंकि हर देश का हर आदमी दिल्ली से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, यही अपेक्षा रखेगा। मैं आऊँगा अभिषेक गुप्ता और साधना आपके पास, लेकिन एक सवाल आपके पास हर्षवर्धन जी, कि ये जो पूरा मामला है इसमें आप किस तरह से देख रहे हैं, समीकरण क्या बन रहा है? क्योंकि आप देखिए, जैसे कि सज्जन अभी कुछ देर पहले कह भी रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को हराना ये अपने आप में आसान काम नहीं था, और वैसे समय में अरविंद केजरीवाल ने जाट आरक्षण का मुद्दा भी उठाया, फिर भी प्रवेश वर्मा ने हराया। दूसरी तरफ एक बड़ा वोटर जो चला जाता था लोकसभा चुनाव के बाद, वो भी आके टिका रहा भाजपा के पास। तो उन सब की अपेक्षाएं आपस में जुड़ी होंगी। आप तो भाजपा की रणनीति को ज्यादा करीब से समझते हैं, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? देखिए, एक तो ये है लक्ष्मण जी कि नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं इसकी तो जानकारी उनकी पार्टी के लोगों को भी पूरी होगी, ये मुझे लगता है कि कहना ठीक नहीं होगा। और जो कार्तिकेय कह रहे हैं उससे मैं एक बात से सहमत हूं कि दलित चेहरा भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और कोई भी पार्टी हो वो प्रतीकों की राजनीति तो करती ही है। लेकिन प्रवेश वर्मा के कैंडिडेट सिलेक्शन को जरा देखना चाहिए। एक तो ये कि वो अमित शाह की रणनीति से वहां है, ऐसा नहीं है कि प्रवेश वर्मा अपनी ताकत से कोई लड़ रहे थे या अपनी ही ताकत से लड़े थे। वो अपनी ताकत से लड़ रहे थे, वो सबसे ज्यादा मार्जिन से सांसद बनने वाले थे, उनको वहां लगाया गया। अमित शाह की रणनीति का वो हिस्सा है। दूसरा, जब हम देखते हैं हरियाणा जाट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट, राजस्थान के कुछ हिस्सों में जाट, और एक तरह से देखें तो ये पूरा जो एक सर्किल बनता है उसमें अगर एक जाट चेहरा उनका मुख्यमंत्री हो गया, सिलेक्टेड लीडर हो गया, इलेक्टेड लीडर हो गया, तो उनको समझाने में आसानी होगी। जो पूर्वांचल और महिला वोटर हैं उनके लिए भी एक बनता है कि आप उनको अगर दें। लेकिन पूर्वांचल में एक समस्या क्या है कि पूर्वांचल के वोटर में जो सीटें जीती है वो अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादा बड़ा वर्ग है। विशेष करके बिहार के चुनाव में अगर वहां भी जाएंगे तो उनका बड़ा वर्ग अभी भी पूर्वांचल वालों का, जो बिहार के लोग हैं उनका आम आदमी पार्टी के साथ है। आप सीटें भी देखेंगे तो चाहे अनिल झा हो, संजीव झा हो, वो सब जीते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनका वोट भाजपा को नहीं मिला है, और इसलिए वो उस पर जाने से शायद पार्टी बचेगी। तो
तो मेरा ये मानना है कि वो कोशिश ये करेंगे कि इन्हीं के बीच में से हो, और जो विधायक होगा उन्हीं में से चुना जाएगा। तो कुछ जो नाम चल रहे थे वो हार गए तो उनकी भी बात नहीं होगी, और बाहर से लाकर किसी को लाएंगे ये मुझे नहीं लगता। हाँ, सीएम और डिप्टी सीएम होगा, ऐसा मुझे पक्के तौर पर लगता है। बिल्कुल। इसमें एक चीज और मैं आपसे पूछ रहा हूं, छोटा सा सवाल कि कई बार ऐसा होता है जो लोग आ गए वो लोग तो आ गए, जो नहीं आए उनका तो ध्यान रखिए। हाँ नहीं, ये प्रयास होता है, और इस प्रयास में कई बार वो आप कहते हैं ना कि चेहरा क्रिएट किया जाता है, तो वो क्रिएटेड चेहरा कौन होगा इसको देखना जरूरी होगा। और चूंकि जितने नाम जीते हैं इतने पर्याप्त नाम है कि उनमें से कोई एक पार्टी, और सबसे बड़ी बात करना नरेंद्र मोदी अमित शाह को है, गारंटी मोदी की है, तो एग्जीक्यूटर ही तो चाहिए। एग्जीक्यूटर ही तो चाहिए। हालांकि इसमें मैं एक चीज मैं जोड़ दूं, आप इस चीज को नोटिस किए होंगे कि पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव से रणनीति भाजपा की बदली है कि बिल्कुल मोदी केंद्रित चुनाव प्रचार नहीं करना है। मोदी जी आएंगे, प्रचार करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन हर छोटे छोटे लेवल पर जाके छोटे छोटे सभाएं करना, हर जगह मीटिंग करना, तो बिल्कुल लोकलाइज तरीके से म्यूनिसिपैलिटी वाले इलेक्शन के बोर्ड में चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह के जब फैसले लिए जाएंगे तो मुझे लगता है ये अप्रोच यहां भी रखा जा सकता है। संघ ने 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग्स की, बिल्कुल चलेगी। लोकल बातचीत के तौर पर तो हमेशा चलती है, ये तो कभी होता ही नहीं है, और जो लोकल लेवल की लीडरशिप है उसको आप आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दिल्ली का चुनाव तो मोदी जी ने गारंटी दी है, और ये मैं फिर कह रहा हूं, दाएं बाएं मत ले जाइए, हम तो यमुना रिवर फ्रंट की प्रतीक्षा करेंगे। ऐसा नहीं होगा ना कि कुछ समय बाद ये भूलें, तो ये हम भूलने भी नहीं देंगे। दिखता है वो हटना चाहिए, ये हम भूलेंगे नहीं, ये सब की बात करेंगे तब भी बात करेंगे, तो ये जरूरी भी है, और तभी ये चीजें ठीक होंगी। इसलिए हम ये मानते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट बना के दिखाया है, जो अकल्पनीय था। यहां तो यमुना जी हैं, बस उनको साफ करना है। आम आदमी पार्टी की भूमिका अभी भी रहेगी, भले वो सरकार में नहीं रहे, क्योंकि आप अच्छे खासे वोट शेयर के साथ हैं। अभिषेक गुप्ता जी, एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका आपको निभानी होगी। अभिषेक जी। जी बिल्कुल, मैं तो खुद ही इंतजार कर रहा हूं कि भाजपा वाले कब अपनी पहली कैबिनेट की बैठक करते हैं और कब दिल्ली में 2,500 रुपए महिलाओं को और 500 रुपए में सिलेंडर देने की शुरुआत करते हैं। और जितनी भी योजनाएं भाजपा ने अनाउंस की थी, अब तो एलजी भी इन्हीं का ही है, केंद्र सरकार भी इन्हीं की है। तो मेरे को लगता है कि जितनी जल्दी से जल्दी इनकी सरकार बनेगी, मेरे को लगता है कि उतनी जल्दी से ये दिल्ली के लिए काम करेंगे, और जो कमियां ये छोड़ेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की तरीके से इनको हम छोड़ेंगे ना। इन्होंने जो वादे दिल्ली की जनता से किए हैं, ये जुमला कह के निकल नहीं पाएंगे दिल्ली में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, 22-23 विधायक जो हमारे जीते हैं बड़े वोट शेयर के साथ, हम दिल्ली में हैं, और दिल्ली में अपनी धमक हमेशा से हमारी आम आदमी पार्टी की जो रही है वो जारी रहेगी। बिल्कुल। साधना, एक सवाल अब सबको ये जानना चाहता है कि तमाम कोशिश, तमाम अटकलों के बावजूद, तमाम चर्चा के बावजूद कांग्रेस ने बिल्कुल अलग लड़ने का फैसला लिया। क्या ये माना जाए कि इंडी गठबंधन में एक आखिरी पड़ाव था, अब यहां से अब सब अलग अलग लड़ेंगे? नहीं, देखिए, राजनीति में संभावनाएं असीम होती हैं, तो मुझे लगता है कि जहां अगर सांप्रदायिकतावादी भाजपा के साथ मिलकर लड़ने की जहां जरूरत पड़ी, हम मिलकर लड़ेंगे। और चूंकि ये परिस्थिति ऐसी थी दिल्ली में जहां हमें अकेले लड़ना था, हमें लड़ना पड़ा, और हम अकेले लड़े, अपनी ताकत झोंकी हमने। दूसरी बात, आदरणीय हर्षवर्धन जी ने कहा यमुना रिवर फ्रंट का इंतजार है, कि ये इंतजार ऐसा ही ना हो जाए जैसे काशी के क्यूटो बनने का इंतजार करते रह गए, जैसे प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार का हम इंतजार करते रह गए, जैसे डॉलर और रुपए की जो हम देख रहे हैं मारामारी, पाताल में कैसे रुपया समा रहा है, कहीं वैसा ही ना इंतजार हो जाए। जो कि बातें मोदी जी ने लगातार बोलने का काम किया, उनके जुमले भारतीय जुमला पार्टी बनकर रह गई भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं वैसा ही हाल ना हो जाए। और बेटी बचाओ बेटी सताओ के नाम पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर बेटी सताओ बेटी रुलाओ इन्होंने करने का काम किया, कहीं वैसा ही हाल, क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था क्योंकि डबल इंजन है, तो फिर उसी तरीके से चलना चाहिए। तो उम्मीद है कि जो वादे करके आए हैं उन्हें पूरा करने का पूरी तरह से ये परिपूर्ण करेंगे। मैंने पहले ही अपने सेंटेंस में कहा था, और हम इंतजार कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जहां जरूरत पड़ेगी मिलकर लड़ने की तो मिलकर लड़ेंगे, कोई भी चीज आखिरी नहीं होती, मुझे लगता है राजनीति के अंदर। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपके पास साधना, कि अगर आपको कहा जाए कि अपने लीडरशिप को कुछ सजेशन देना है दिल्ली विधानसभा चुनाव से सबक सीखते हुए, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, लीडरशिप को कौन सजेशन दे सकता है, हम चर्चा और कर सकते हैं, और बिल्कुल यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। लीडरशिप को सजेशन दीजिए, डेमोक्रेटिक तरीके से बातें जाएंगी ऊपर। डेमोक्रेटिक, देखिए डेमोक्रेटिक अनुभव करता नहीं है। मैंने खुलकर बातें कही हैं, जहां मुझे गलत लगी है मैंने गलत भी बातें जो मुझे लगी है मैंने खुलकर कही है। साधना भारती उसमें कभी पीछे नहीं हटी। आदरणीय हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जानते होंगे इस वाली बात को, कि मैं कभी चुप रहकर रहने का काम नहीं करती, जहां मुझे लगता है बोलना चाहिए वह बोलती हूँ।
सजेशन नहीं कह सकती, मुझे लगता है चर्चा की और आत्म अवलोकन की आवश्यकता है, जहां हम मिलकर बैठकर बात करेंगे और बिल्कुल आत्म अवलोकन और मुझे लगता है आत्म मंथन होना चाहिए कि किस तरीके से जीरो से अब आगे बढ़ने की, दोबारा जो हम शीला दीक्षित जी का जो दौर देखा था, दोबारा उस दौर तक पहुंचे और जीत सुनिश्चित करें अपनी। हर्षवर्धन, चूंकि शो का समय खत्म हो रहा है, एक सवाल आपके पास आऊं, चूंकि आपके पत्रकारिता के शुरुआती दौर में आप आर्थिक चैनल से जुड़े भी रहे हैं, इसलिए सवाल आपके पास लेके आ रहा हूं। जिस तरीके की गारंटी मोदी सरकार ने दिल्ली में दी, अब मोदी सरकार जीत गई, जाहिर तौर पे उस गारंटी को लागू करेगी। अब जब इन गारंटी को लागू करेगी तो सवाल ये उठेगा कि ठीक, आप दिल्ली वालों को तो दे रहे हैं, बाकी देश को क्यों नहीं देंगे? 500 रुपए की सब्सिडी क्यों नहीं देंगे? बस 2200 रुपए क्यों नहीं देंगे? बाकी देश के दूसरे राज्य भी मांग करेंगे, बिहार चुनाव आने वाला है, तो ये एक चुनौती रहेगी मोदी सरकार के लिए। बड़ी चुनौती रहेगी। और मैं कह रहा हूं ना कि ये फ्रीबीज वाला, ये जो लोअर क्लास वाला और मुस्लिम, ये अरविंद केजरीवाल के साथ इंटैक्ट है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से कंपल्शन हुआ दिल्ली में। लेकिन नरेंद्र मोदी को सुशासन से इसको बेहतर तरीके पर ले जाना पड़े, क्योंकि ये रास्ता हो ही नहीं सकता। फ्रीबीज पॉलिटिक्स देश विरोधी है, मैं ये मानता हूं। ये सरकारों के खजाने को खाली करती, इससे दिक्कत नहीं है। ये देश में एक तरह की अकर्मण्यता और एक तरह की फ्रीबीज पॉलिटिक्स से जो एक एनार्की पैदा होती है, उसका मैं विरोधी हूं। और नरेंद्र मोदी भी ये समझते हैं, ये जानते हैं। फिस्कल डेफिसिट आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोविड काल में भी सबसे बड़ी चिंता फिस्कल डेफिसिट की थी और उसको कंट्रोल करने की थी। तो मुझे लगता है वो कोशिश यही होगी कि अभी तो लागू करना है, उसको कैसे वो उससे ज्यादा देकर और फिर उसको धीरे धीरे, आप जिसको कहते हैं कि विड्रॉ करने की कोशिश। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन सबसे तुरंत जो लोग देखना चाहें कि अब राजनीति छोड़कर नीति पे चलिए, यमुना साफ करिए, हवा साफ करिए, कूड़े के पहाड़ हटाइए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करिए। इसी उम्मीद के साथ इस शो को करते हैं यही समाप्त। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।